हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रण। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड का चैप्टर 2। ठीक है, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना और उसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। तो ये जो पाठ है अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था तो जनता ने आज़ादी की नींव रखी थी। उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस पाठ में हमें स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था कलकत्ता में, तो उसी के बारे में हमें बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। डायरी का एक पन्ना जो है उसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। ये पाठ जो है ना एक डायरी विधा में लिखा गया है। विधाएं होती हैं कई तरह की, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, तो ये भी एक विधा है डायरी विधा में। सीताराम सेक्सरिया 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की थी और आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी थे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। ये ज़्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे। स्वाध्याय से पढ़ना लिखना इन्होंने सीखा था। स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931। सबसे पहले जब सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा हुआ था तो आज़ादी तो हमें मिली थी किसमें 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके पहले ही एक बार स्वतंत्रता का जो आगाज़ छेड़ा गया था वो मना लिया गया था 1930 में। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उसके बाद जब दूसरी बार हुआ, दूसरे साल आया 26 जनवरी 1931 में मनाया गया। तो महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो सभी लोग इसके लिए अलग अलग मोर्चा खोलने लगे थे। आज़ादी की मांग के लिए पहली बार 1930 में आगाज़ छेड़ा गया था। लेकिन बंगाल में 26 जनवरी 1931 में दूसरी बार मनाया गया। दूसरे साल बंगाल के लोगों ने, कलकत्ता निवासियों ने जब आंदोलन छेड़ा तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो उसी के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उस दिन हुआ था, 26 जनवरी होती है। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी कि इस साल भी वो दोहराया जा रहा था, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। जिस वर्ष जितना अपना दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था, यानी उस समय के टाइम पे 2000 रुपया बहुत हुआ, जबकि आजकल तो 2000 कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में उस समय 26 जनवरी 1931 में 2000 रुपया बहुत ही ज़्यादा था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जा करके समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। एक मेन स्थान था, जैसे कुछ शहरों में मेन स्थान होता है तो वहाँ पर एक बड़ा बाजार था। वहाँ पर हर घर पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि मालूम होता था मानो स्वतंत्रता ही मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, यानी कि पहली बार कलकत्ता में ऐसा हो रहा था जब इतनी सजावट हुई थी। पुलिस अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट एक पद होता है, गोरखे सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी
उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, यानी कि उन्हें डर था, अंग्रेज़ों को डर था कि सभा होगी, भारी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, जुलूस निकलेगा, तो इसलिए वो पहले से ही वहाँ पर पुलिस तैनात हो गई थी। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क एक जगह होती है, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा। सबसे पहले श्रद्धानंद पार्क में, बंगाल का जो प्रांतीय इलाका है, वहाँ विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तो उनको जो झंडा फहराए अविनाश बाबू, तो वो पकड़ लिए गए। तथा और सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस के युद्ध मंत्री, तारा सुंदरी पार्क होता है, तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा इस जुलूस में लिया था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। आपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य थे पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय, जो जुलूस के मुख्य थे, जिनके जो सभा के आगे आगे चल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। सुभाष बाबू जुलूस में आने वाले थे और उसका सारा जो भार था किसके ऊपर था? पूर्णदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, यानी कि काफ़ी लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो अब उतनी भीड़, उतने लोग नहीं बचे थे। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। 3 बजे फिर से मैदान में भीड़ इकट्ठा होने लगी कि सुभाष बाबू का जुलूस होने वाला था, तो धीरे धीरे भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी, यानी कि कई धाराएं लगाई गई थी, जैसे कि कुछ लोग इकट्ठा होंगे तो ये धारा होगी, ऐसा कुछ बोलेंगे तो ये धारा होगी, तो अलग अलग से धाराएं उनके लिए लगाई गई थी। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। इधर जो काउंसिल की तरफ से नोटिस पहले ही निकाल दिया गया था कि मोनूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ गए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, चौरंगी जगह होती है वहाँ पर उनको रोक दिया गया, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं। ये सीताराम सेक्सरिया जो हैं वो डायरी में सुनी हुई बातों को, ये देखी हुई बातों को ही लिख रहे हैं। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का अपना विशेष फासला नहीं था, वो उनसे ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। किसने? सीताराम सेक्सरिया ने। पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आँख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ के झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने साथ स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। मतलब लाठियां पड़ रही थी फिर भी वो जुलूस जो अपने स्थान से हट नहीं रहा था।
सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। धर्मतल्ले की एक जगह है, वहाँ पर आकर के उसके मोड़ पर आकर जुलूस टूट जाता है और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व बिमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया। कुछ औरतें पकड़ी गई, उनको लाल बाजार जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर से कुछ जो बची हुई थी स्त्रियां, वो आगे बढ़ी। बिमल प्रतिभा उनका नेतृत्व कर रही थी। उन आगे बढ़ी तो उनको कहाँ रोका गया? बहू बाजार के मोड़ पर, और वे वही मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में मारा भी था। सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थी। कितनी? 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। इनका पकड़ने का मकसद ये होता था कि जितने लोग को पुलिस पकड़ेगी, जुलूस उतना ही कम हो जाएगा और ये आक्रोश इनका धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए वो उनको पकड़ते थे और थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ देते थे, भीड़ को शांत करने के लिए। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। जो लोग सोचते थे कि बंगाल के लोग कुछ नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें आज यह पता चल गया कि यहाँ भी लोग आक्रोशित हो सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं और अंग्रेज़ों से मोर्चा ले सकते हैं। तो ये पढ़ा हमने सीताराम सिसोदिया द्वारा लिखा हुआ डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार के बलिदान की प्रतिज्ञा की। उसके बाद जो है आज़ादी प्राप्त होने तक हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, पहले तो ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी, लेकिन बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये एक डायरी जो है, ये एक गद्य की एक विधा होती है। इसमें जो दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, इनका वर्णन किया जाता है, जो कि सीताराम सेक्सरिया ने इसमें किया हुआ, क्योंकि वो दैनिक डायरी लिखा करते थे। तो इसमें भी उसका ही एक भाग है, एक पार्ट है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, सुना था, उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर? आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।